भारत की स्थायी सदस्यता पर यूएस ने कही ये बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां भारत लंबे समय से तर्क दे रहा है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत है। सन 1945 से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, अब मौजूदा भूराजनीति अलग है। वहीं अब अमेरिका भी इस समर्थन में उतर आया है। उसका कहना है कि 70 साल पहले की यूएनएससी आज की सच्चाई को नहीं दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि बाइडेन प्रशासन G4 के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने टोक्यो में एक भाषण में संकेत दिया कि सुरक्षा परिषद में केवल रूस और चीन ही हैं जो संयुक्त राष्ट्र के इस 15 सदस्यीय शक्तिशाली विंग के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका, चीन और रूस एक बात पर सहमत हुए थे, और वह यह थी कि हम सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं देखना चाहते थे। लेकिन 2021 में इससे अमेरिका अलग हो गया और स्पष्ट कर दिया कि बदलाव जरूरी है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख होंगे। वह इस महीने के अंत में एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। अपने 30 साल लंबे करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने के बाद अब एडमिरल दिनेश नौसेना के शीर्ष पद पर सेवाएं देने को तैयार हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं। नौसेना के उप प्रमुख का पद संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने INS विनाश की भी कमान संभाली थी। इसके अलावा रियर एडमिरल के तौर पर फ्लीट के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। वहीं वह भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। वाइस एडमिरल त्रिपाठी का 15 मई 1964 को जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1985 में वह भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 30 वर्ष का लंबा करियर रहा है। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने गोवा के नेवल वॉर कॉलेज और अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में भी कोर्स किया है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसराइल की ईरान पर जवाबी कार्रवाई। बीते दिनों ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला किया था। अब खबर आई है कि इसराइल ने भी पलटवार किया है और ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने यह जानकारी दी है। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही स्थित हैं, जिनमें ईरान में यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र भी यहीं पर मौजूद है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र में कई फ्लाइट्स के मार्ग बदले गए हैं। ईरान और इसराइल के बीच तनाव का यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इसराइल ने मांग की थी ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इसराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन बेहतरीन। भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्षों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। अपने प्रदर्शन के दम पर देश के 3 बड़े बैंकों ने दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनाई है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक शामिल हैं। 2022 में सिर्फ 2 भारतीय बैंक ही शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति में सुधार, मजबूत आर्थिक माहौल में ज्यादा कर्ज वृद्धि के साथ हाल के वर्षों में बैंकों की संपत्तियां बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.5% बढ़कर 1.51 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गई। जुलाई 2022 में HDFC ली के विलय के बाद HDFC बैंक की संपत्ति 51.3% बढ़कर 466.35 अरब डॉलर हो गई। इससे बैंक शीर्ष 50 सूची में 13 पायदान ऊपर 33वें स्थान पर पहुंच गया। S&P ने कहा भारत में कर्ज वृद्धि में भी तेजी आई है। 29 दिसंबर 2023 तक यह 15.6% पहुंच गई, जो एक साल पहले 14.9% थी।
केजरीवाल के नियमित स्वास्थ्य जांच की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने शुगर स्तर की नियमित जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल किया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जुहैब हुसैन ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाइयां खा रहे थे और चीनी के साथ चाय ले रहे थे ताकि उनके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाया जा सके और इसे चिकित्सा आधार पर जमानत हासिल करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हुसैन ने कहा, केजरीवाल अदालत की हिरासत में हैं, वह हमारे मामले के कारण हिरासत में हैं। चिंता का कारण यह है कि उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उच्च मधुमेह है, लेकिन वह आम, मिठाई और चाय के साथ चीनी खा रहे हैं। यह जमानत के लिए आधार तैयार करने का एक आधार है। हुसैन ने कहा कि विवरण तब पता चला जब एजेंसी ने तिहाड़ जेल को पत्र लिखकर केजरीवाल के आहार और उनके द्वारा ली जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मांगी। पश्चिमी यूपी के वोटरों में भारी उत्साह। पश्चिमी यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लगी हुई है। वहीं सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया गया कि मतदाताओं में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह है। लोगों ने सुबह 7 बजे से ही वोट डालना शुरू कर दिया। उधर महिलाएं भी सुबह सुबह काफी संख्या में वोट डालने पहुंच रही हैं। बिजनौर जनपद में मतदान को लेकर नगीना में लोगों में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लग गई है। हिंदू इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के एक बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगी। सहारनपुर में जेवी जैन कॉलेज मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा और उनके भाई राहुल वोट डालने पहुंचे। कैराना पब्लिक स्कूल में मतदाताओं की लाइन लगी। उधर बाबरी में मतदान के लिए वोटरों की लंबी लाइन लगी। वहीं एसपी अभिषेक ने कैराना में मतदान केंद्र का जायजा लिया। थाना भवन में भी वोटरों की कतार लगी। शामली जिले में बाबरी निवासी अमित अग्रवाल ने हार्ट के ऑपरेशन से पहले मतदान किया। गर्मी के कारण स्कूल के समय में बदलाव। पटना के जिलाधिकारी ने जिले में भीषण गर्मी और लू की चपेट को देखते हुए पटना के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 10वीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 11:30 से 4 बजे तक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी का यह मानना है कि यह निर्देश 20 अप्रैल से प्रभाव से जारी हो जाएगा, जो 30 अप्रैल तक रहेगा। पटना के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने पटना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी विद्यालयों पर यह कानून लागू करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश की कॉपी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के लिए जारी किया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में हीट वेव ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। भीषण गर्मी और तपिश का प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर खास देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने राजधानी पटना के सभी विद्यालयों पर दोपहर के समय में विद्यालय संचालक पर रोक लगा दी है। यह भी कड़ा निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एयर इंडिया ने उड़ानों को 30 अप्रैल तक रोका। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने तेल अवीव की अपनी सभी उड़ानों को 30 अप्रैल तक रोक दिया है। एयर इंडिया ने एक पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी है। एयर इंडिया ने अपने पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से आने जाने वाली उड़ानों को हमने 30 अप्रैल 2024 तक निलंबित कर दिया है। स्थिति पर हमारी नज़र है। हम अपने उन यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं जो पहले ही तेल अवीव आने जाने के लिए बुकिंग कर चुके हैं। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी ईरान और इसराइल के लिए यात्रा सलाह जारी की थी। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगली सूचना तक ईरान और इसराइल की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने उन सभी भारतीयों से भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान और इसराइल में रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन देशों में रह रहे भारतीय तुरंत दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम लोगों के साथ ही साझा करें।